नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जी हां, इस वक्त मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में इसी बात की चर्चा है कि आखिर मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में आखिर क्या बातचीत हुई है। हालांकि ये मुलाकात पहली मर्तबा नहीं थी। बता दें कि 2 दिन पहले भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की थी, लेकिन आज अजय सिंह के जन्मदिन पर एक बार फिर से गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनसे मुलाकात करने के लिए उनके निवास पर पहुंचे। हालांकि इससे पहले जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में गृह मंत्री के घर पर खुद अजय सिंह राहुल भैया पहुंचे थे और मुलाकात की थी। गौर यह है कि लगातार नाराजगी की बातें भी सामने आ रही हैं और ऐसे में चुनावों की तारीख के ऐलान के पहले इस मुलाकात के कई अहम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मित्र है वो मेरे, वो खुद स्थिति स्पष्ट कर चुके। लेकिन ये सच है कि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, उनकी विरासत और राजनीतिक रियासत, इसका सही उपयोग नहीं कर रही कांग्रेस उन जैसे प्रतिभावान व्यक्ति का उपयोग नहीं कर पा रही। सोचना चाहिए उन बुजुर्ग नेताओं को। अजय सिंह जी इस मध्य प्रदेश की राजनीति के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं मैं उनके बारे में, अगर वो गए होंगे मिलने भी, तो इस मध्य प्रदेश के किसी भले के काम के लिए इस प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है और लगातार जिस प्रकार से स्थितियां बिगड़ रही है, उसके ऊपर गृह मंत्री से चर्चा करी होगी। और अगर गृह मंत्री भी आए हैं तो कहीं ना कहीं अजय सिंह जी, ये कितना बड़ा उनका कद है कि उनसे मिलने हर वर्ग का नेता, हर दल का नेता आता है, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेता है मध्य प्रदेश की राजनीति के, और उनको जन्मदिन की बधाई देने सब आ सकते हैं उसमें। तो मुलाकातों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के हित के लिए ये मुलाकात की गई होगी और साथ ही उन्होंने जन्मदिन होने का भी हवाला दिया है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गृह मंत्री साफ साफ अजय सिंह के बारे में कहते नजर आए। उनका कहना है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक विरासत है उनके पास, लेकिन कांग्रेस उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही। यानी कि जिस दर्द से, जिस तकलीफ से बार बार अजय सिंह कहीं ना कहीं मौके पर रूबरू कराते रहे पार्टी के नेताओं को, वो निकलकर सामने आया। लेकिन इस बार जो जुबान थी वो गृह मंत्री की थी और उनका कहना था कि राजनीतिक विरासत का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो सवाल ये कि आखिर इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी जुड़ गए हैं और साथ ही योगेश यादव हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल योगेश जी आपसे, मुलाकात हुई है लेकिन इसके बारे में काफी चर्चाएं हो रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चर्चा तो स्वाभाविक है कि जो बड़े दो वरिष्ठ नेता आपस में मिलते हैं तो एक स्वाभाविक चर्चा होना, तो मैं इसको मानता हूं कि एक स्वाभाविक स्थितियां हैं और इसको राजनीतिक कयास लगाने के बजाय इसको एक औपचारिक चर्चा होना चाहिए। दो रिस्पॉन्सिबल नेता मध्य प्रदेश के यदि आपस में मिल रहे हैं, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी एक सरकार है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था उनके अधीन है, कानून की व्यवस्था उनके अधीन है। आदरणीय राहुल भैया एक खानदानी व्यक्तित्व के बड़े नेता हैं। माननीय अर्जुन सिंह जी की विरासत को संभालकर उसको आगे बढ़ाने वाले, कांग्रेस के लिए संघर्ष करने वाले, चाहे 1977 का संघर्ष हो, माननीय अर्जुन सिंह जी के रूप में उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में संघर्ष किया। तो एक खानदानी व्यक्तित्व के जिनके अंदर कांग्रेस रची बसी है, कांग्रेस का जीवन उनके साथ जिया है, तो मैं इसको एक स्वाभाविक मानता हूँ। वो उमेश भाई हैं हमारे, अब हमारे को इच्छा होगी कि उमेश भैया के वहाँ कभी चाय पीना है तो चले जाएंगे, हमारे भाई हैं, और भूख लगेगी तो ठीक है। लेकिन ये चाय जो है ये सिर्फ ऐसा है कि मुलाकात के लिए है या इसके सियासी मायने भी निकल सकते हैं? उमेश जी से पूछ लेते हैं। उमेश जी क्या कहना चाहेंगे? चलिए, शायद उमेश जी से संपर्क टूट गया है। योगेश जी, लेकिन एक और बात है, जैसा कि गृह मंत्री कह रहे थे कि राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि है, आप खुद इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, इसके क्या मायने निकालें? योगेश जी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है, बिल्कुल जी बताएं। जी फिर से रिपीट करेंगे। गृह मंत्री ये कह रहे थे कि सही राजनीतिक उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है कांग्रेस, ये पीड़ा उन्होंने जताई है कि अजय सिंह की भी ये पीड़ा है। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बयान जो है ये आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने इसको राजनीतिक पेच में कोशिश की है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल भैया हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के स्तंभ के रूप में कांग्रेस में मान्यता है उनकी, और कांग्रेस के संघर्ष के समय उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और ये एक राजनीतिक पेंच डालने के लिए इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब वेटेज है। अब आप
उसका आकलन आप ये करें कि वो नेता उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या उनसे उनके संबंध नहीं हो रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिलों में बसे हुए हैं राहुल जी। और कई कार्यकर्ता उनको वो करते हैं और वो भी ये मानते हैं कि कांग्रेस ही में ही मेरी आत्मा बसी हुई है। नरोत्तम मिश्रा जी ने ये राजनीतिक एक पासा फेंका है जिसको मैं की कोई मान्यता नहीं है। और ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कार्यकर्ताओं के दिल में बसे हुए हैं, लेकिन शीर्ष नेताओं के साथ उनकी कुछ खास ट्यूनिंग नहीं नजर आती। इस पर क्या कहेंगे? पिछले दिनों देखा गया था जिस तरीके से कमलनाथ जी और अजय जी के बीच में बयानबाजी सामने आई थी। नहीं, देखिए कुछ मामले होते हैं, बड़ी पार्टी है, पार्टी में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कभी कभी कोई मनोनयन, कोई नियुक्ति इस तरीके की हो जाती है कि जिसमें कम्युनिकेशन गैप के कारण संप्रेषण नहीं बन पाता है। लेकिन यदि बैठ गए, बाद में बातचीत हो गई और उस चीज का हल निकल गया, तो मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आज कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, और मैं मानता हूं कि सुरेश पचौरी जी, राहुल सिंह जी, अरुण यादव जी, ये सब उसी श्रेणी के नेता हैं कि आपसी सामंजस्य को बहुत महत्व देते हैं। और इसी के कारण हमने 2018 की सरकार बनाई थी, 2023 की भी हम सरकार बनाएंगे। तो इनको किसी को रूठने बनाने वाली स्थिति बनती नहीं है। ये अपने आप में ही वो समझदार और परिपक्व नेता है कि हम लोगों को समझाए और हम लोगों को साथ लेकर चलते हैं। तो ये मैं नहीं मानता हूं कि कोई आपकी विरोधाभास करता है। चलिए, आपका कहना है कि मुलाकात में ऐसा कुछ खास नहीं था जैसा देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सियासत में अगर राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे इतना सामान्य रूप से देखा नहीं जाता है। गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से मेल मुलाकात को लेकर आपने योगेश जी को सुना होगा, उनका कहना है कि कुछ खास नहीं था इस मुलाकात में, जन्मदिन था, मुलाकात कर ली, दो दिग्गज नेताएं आपस में मिल लिए, लेकिन इसका आने वाले चुनाव के पहले और अजय सिंह की नाराजगी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। देखिए, अगर नाराजगी की बात करें, हालांकि योगेश जी जो कह रहे हैं कि सामान्य मुलाकात है तो हम सामान्य मुलाकात की माने, लेकिन अगर नाराजगी की बात करें तो जितने नाराज अजय सिंह कांग्रेस में हैं, उतने ही नाराज नरोत्तम मिश्रा भाजपा में भी महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है और वो अभी तक नहीं बन पाए। तो हो सकता है कि दोनों अपनी नाराजगी को दूर करने के लिए, गिले शिकवे मिटाने के लिए बैठे हों। वैसे राजनीति में इस तरीके की मुलाकातें औपचारिकता रहती हैं। जब भी कोई घटनाक्रम घटित होते हैं, जैसे हम अगर बात करें मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति में, तो कल सिंधिया का जो जोरदार स्वागत हुआ है वो भी विश्लेषण करने का विषय है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो सारे बड़े नेता एकजुट हुए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री निवास गए, तो उसमें भी कोई एक खतबदाहट टाइप की नजर आ रही है। तो ये हो सकता है दोनों एक दूसरे की नाराजगी दूर कर रहे हो सकता है दोनों अजय सिंह के पास भी समर्थकों की तादाद है। उमेश जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। उमेश जी, आपने दोनों को सुना है, क्या कहना चाहेंगे इस मुलाकात के बारे में? मैं योगेश जी को तो पर्याप्त सुन नहीं पाया, गौरव जी को जरूर सुना था, पर जहां तक मुलाकात का प्रश्न है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। सार्वजनिक जीवन में जब हम लोग लंबे समय तक काम करते हैं तो वैचारिक मतभिन्नता जरूर होती है, राजनीतिक दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण और विचार, वैचारिक मतभिन्नता के बावजूद जो हमारे संबंध होते हैं वो पारस्परिक संबंध आत्मीयतापूर्ण होते हैं। और इस प्रकार अगर कोई मंगल प्रसंग आता है या किसी अन्य राजनीतिक दल के मित्र का जन्मदिन आ जाता है, तो उनके जो समवय नेता होते हैं वो स्वाभाविक रूप से सद्भावना के तौर पर उनसे मेल मुलाकात करते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और मुझे लगता है कि इसका कोई राजनीतिक मंतव्य भी नहीं तलाशा जाना चाहिए। अगर हम हरेक आत्मीयता भरी बातचीतों में भी राजनीति के निहितार्थों को तलाशने लगेंगे, तो मुझे लग रहा है कि समाज के अंदर ये जो एक आत्मीयता का और प्रगाढ़ता का भाव है कि वैचारिक मतभिन्नता के बावजूद हम लोग जब फोरम पर होंगे या हाउस में होंगे या मंच पर आमने सामने होंगे या चुनाव के मैदान में होंगे, तो अजय सिंह जी नरोत्तम जी को ललकारेंगे, नरोत्तम जी अजय सिंह जी को ललकारेंगे, दोनों एक दूसरे की मुद्दे आधारित आलोचना भी करेंगे। पर इस तरह के जो निजता के क्षण होते हैं, मुझे लगता है कि इसको केवल मैत्री भाव के दृष्टिकोण तक ही सीमित रख के देखा जाना चाहिए। नहीं, बात आपने बहुत अच्छी कही है, लेकिन एक के बाद एक 2 दिन के बीच में 2 मुलाकातें, इसे लेकर लगातार कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले वक्त में उपचुनाव है। नाराजगी की बात भी कही, उन्होंने कहा कि राजनीतिक लिहाज से जितने वो सक्षम है उतना इस्तेमाल कांग्रेस नहीं कर पा रही है। इन सब बातों के क्या मायने निकाले? हाँ, नहीं, नरोत्तम जी ने ये जो बात बोली है वो तो गंभीरता के साथ बोली है।
अब इस समय कांग्रेस पार्टी की दुविधा यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये करा है कि एक बरगद का प्रत्यारोपण मध्य प्रदेश के प्रांगण में लाके कर दिया है। अब राजनीति के प्रांगण में ये जो दिल्ली से लाया हुआ बरगद स्थापित कर दिया, इस बरगद दूसरे पौधों को पनपने नहीं दे रहा है। अब ले दे के कमलनाथ जी के बरगद के नीचे सारे छोटे पौधे अपने को सूखा और संकुचित महसूस कर रहे हैं सहमे से, चाहे उसमें अरुण यादव जी हो या उसमें सुरेश पचौरी जी हो, जिनका तो नामो निशान ही मिटा दिया गया है, और उसके अंदर आप अजय सिंह जी को भी शामिल कर सकते हैं। एक केवल दिग्विजय सिंह जी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जो है वो परजीवी है, वो अमरबेल की तरह होते हैं, वो किसी भी पेड़ पौधे पे लटक कर अपना अस्तित्व बचा लेती है और वो जिस पेड़ पर लटकती है उसको सुखा देती है। तो एक दिग्विजय सिंह जी को छोड़कर बाकी का कोई ऐसा नहीं है कि जो इस बरगद की घनी छांव में पनप पा रहा है। तो नरोत्तम जी ने जो कहा है वो अपने एक मित्र के लिए चिंता है उनकी, अजय सिंह जी के प्रति जो उनका मैत्री भाव है, उनको लग रहा है कि उनके मित्र जो अन्य राजनीतिक पूछ लेती हूँ योगेश जी, कांग्रेस के अंदर चिंता नहीं की जा रही है और अब बीजेपी के नेता चिंता जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मैं जो कह रहा था आपको कि उमेश जी और मेरे विचार में बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है, मैंने यही कहा था कि उमेश जी के वहां मुझे चाय पीने की इच्छा हो या भोजन करने की तो हम मित्र के समान मिल सकते हैं, इसका कोई राजनीतिक वो उद्देश्य नहीं निकालना चाहिए। हाँ, इस माने को लेकर मैं उमेश जी से थोड़ी मत भिन्नता रखता हूं कि जो वो बरगद का पेड़ और अमरबेल की तुलना कर रहे थे, तो शायद ये प्रचलन भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है कि बरगद का पेड़ अभी कौन सिद्ध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी छाया में शायद नरोत्तम जी सांस नहीं ले पा रहे हो और वो कहीं अमरबेल बनकर किसी और लता पर चढ़ना चाहते हो, तो वो एक अलग माने हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस का जो दृष्टिकोण होता है उसमें बहुत ज्यादा स्वायत्तता होती है, स्वच्छंदता होती है और कोई किसी को बढ़ने से रोक नहीं सकता है। कांग्रेस में नव पीढ़ी को, नए लोगों को तैयार करने के हमेशा मौके मिले हैं और मैं नहीं मानता हूं कि राहुल सिंह जी को कोई कांग्रेस में घुटन थी या निराशा थी या हताशा थी उत्पन्न है। वो कांग्रेस के एक स्थापित नेता है और जिन जिन नेताओं का नाम लिया, चाहे वो सुरेश पचौरी जी हो, अरुण यादव जी हो, दिग्विजय सिंह जी और के अलावा दिग्विजय सिंह जी के और कमलनाथ जी के अलावा, तो उनको भी कांग्रेस में मान्यता मिलती है, मंच मिलता है, सम्मान मिलता है और कांग्रेस की अपनी एक आइडेंटिटी है। सबसे बड़ी बात है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस पार्टी में कि जहाँ सामंजस्य और आपसी तालमेल बहुत जबरदस्त तरीके से कायम होता है और 2018 में हमने इस बात को परिणित होते हुए देखा, 2023 में भी हम ये देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी खुश होने के लिए कयास लगा सकती है कि इसमें मत भिन्नता चल रही है या कोई बरगद का पेड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, कोई मतभेद नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं और नई पीढ़ी को कांग्रेस लगातार मौका देती है, किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है। गौरव सर हमारे साथ हैं। गौरव सर, क्या कहना चाहेंगे? किसी तरह की कोई नाराजगी, कोई मतभेद नहीं है और 2023 के लिए भी योगेश जी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, सब एक साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे। नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मतभिन्नता और मतभेद नहीं है। राजनीतिक दल में मतभिन्नता और मतभेद समाप्त हो जाएंगे तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में भी मतभिन्नता है, मतभेद है, कांग्रेस में भी मतभिन्नता है और मतभेद है। ये अलग बात है, योगेश जी जो बात कह रहे हैं कि हम चुनाव को लड़ने के लिए एकजुट हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस समय एकजुट ही नजर आएगी, तो वो अपनी जगह है। लेकिन मतभिन्नताएं और मतभेद दोनों जगह है, नाराजगियां दोनों पक्षों में है, इससे किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इतिहास की घटनाओं को अगर देखा जाए तो उनकी पुनरावृत्ति होती रही, अब वो किस शक्ल में होती है ये देखने वाली बात हो। देखिए, अरुण यादव हो या फिर अगर हम बात करें अजय सिंह की, बराबर कहीं ना कहीं नाराजगी की बात सामने आई है गौरव सर, और वहीं कहीं ना कहीं पहले अगर देखें तो कमलनाथ के साथ सीधी तलखी भी दिखी थी अजय सिंह की, और इसके बाद अगर ये कहा जाए कि कोई ऐसा मुकाम या कोई ऐसा काम दिया गया हो या ऐसा कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो तो वो भी नजर नहीं आता। बार बार ये कहा जाता है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को वो स्टैंड लेने के लिए वो मौके नहीं मिल पा रहे, तो इन सारे आरोपों का सामना कांग्रेस कैसे करेगी? नहीं, देखिए, ये आरोप सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है। कांग्रेस में ऐसी स्थिति है ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी में भी नरोत्तम मिश्रा नाराज हैं, कैलाश विजयवर्गीय नाराज हैं, प्रहलाद पटेल की नाराजगी गाये बगाए सामने आती रहती है, उमा भारती की नाराजगी अभी 2 बार जबरदस्त तरीके से सामने आई है। तो इसलिए ये दोनों पक्षों की बात है और दोनों पक्षों में इस तरीके की घटनाएं आदान प्रदान होता रहता है, मेल मुलाकातें होती रहती हैं। उन्हें विश्लेषण करने की आवश्यकता जरूर होती, क्योंकि कब क्या घटनाक्रम घटित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें सचेत भी रहना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा कि क्या परिवर्तन होने की संभावना है। चलिए, क्या लगता है योगेश जी, कोई परिवर्तन हो सकता है? जरूरी नहीं है कि परिवर्तन इस बार इस तरफ से हो, क्या उस तरफ से कोई परिवर्तन आपको नजर आता है? देखिए,
परिवर्तन के संदर्भ में परिवर्तन तो अपने आप में परिवर्तन शब्द ही शाश्वत है कि परिवर्तन होता ही होता है, यही सबसे बड़ी परिवर्तन शब्द की शाश्वतता है। लेकिन परिवर्तन यदि प्राकृतिक कारण से हो रहा है और कोई इसका इंटेंशनल नहीं है, चाहे दोनों पार्टी के लिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस में ये बात हो सकती है या भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, तो ये तो सब राजनीतिक वो घटनाक्रम परिस्थिति अनुसार बदलते रहते हैं। तो इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर सकते हम। किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी को भी परिवर्तन को स्वीकार हर कोई करता है और कुछ नया होता है, नव युग का प्रारंभ होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको बतला रहा हूं कि कांग्रेस में भी मजबूती है, सामंजस्य है, आपसी तालमेल है और किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक दुराग्रह नहीं है कि किसी का कोई किसी के प्रति विद्वेष हो, किसी के प्रति ऐसी भावना हो कि किसी का कोई लॉबिंग चल रही हो या कोई किसी के पीछे लगा हो, ऐसे कुछ बात नहीं है। सब आपसी सामंजस्य में कार्य कर रहे हैं। आपने 2018 का भी जिक्र किया और 2023 के लिए भी आप खुद को तैयार बता रहे हैं, लेकिन ये तैयारी किस तरीके से नजर आएगी? क्योंकि अभी बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं एकजुटता को लेकर भी और अगर जमीन पर उतरकर जनता के बीच जाने की बात हो उसे लेकर भी। देखिए, जनता के बीच में हम लगातार जा रहे हैं, चाहे युवा का सम्मेलन हो, युवाओं का सम्मेलन या पिछड़े वर्ग की बात हो। अभी आदिवासी सम्मेलन ऐतिहासिक रूप से हुआ। कांग्रेस के लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के मामले में, डेंगू पीड़ित से जिस तरीके से हर जगह फील्ड में लगा हुआ है कांग्रेस का साथी। तो जमीन पर तो है हम और कांग्रेस का लक्ष्य ये है, जरूर है 2023 कि हम चुनाव जीतना चाहेंगे और चुनाव ही एकमात्र साधन नहीं होता है कि कांग्रेस ने चुनाव जीत लिया और इतिश्री हो गई लाइफ की। कांग्रेसी का तो सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि एक आंदोलन, समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत देना और आगे बढ़ाना और उसके लिए कोशिश करना। तो जहां जहां भी अव्यवस्था और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से मध्य प्रदेश चल रहा है उसके खिलाफ यदि आंदोलन होगा तो कांग्रेस निरंतर आंदोलन में और आंदोलनरत रहेगी और इसमें सभी एकजुट है। सब नेता एक मंच पर आते हैं, कमलनाथ जी हो चाहे राहुल सिंह जी हो, सभी एक मंच पर बैठते हैं, दिग्विजय सिंह जी बैठते हैं, पचौरी जी बैठते हैं, अरुण यादव जी बैठते हैं, सभी मंच पर बैठकर कार्य करते हैं। चलिए, यानी कांग्रेस में किसी तरह की कोई शिकवा शिकायत नहीं है उमेश जी, और आने वाले चुनावों के लिए भी कांग्रेस तैयार है। महंगाई और बाकी चीजों पर भी बोलते हुए योगेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। उमेश जी, चलिए शायद उमेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। गौरव साहब हमारे साथ हैं। गौरव जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जनता के बीच भी जा रही है, उपचुनाव की तैयारी की भी बात कर रहे हैं, 2023 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये बात आती है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए जनता के बीच जाने की जब बात आती है तब कमलनाथ जी नजर नहीं आते। और ऐसे में वो नेता जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी से नाराज हैं या अध्यक्ष से नाराज हैं, नेतृत्व से नाराज हैं, उनकी नाराजगी तब ज्यादा चर्चा में आ जाती है जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं। शिवराज जी की कार्यशैली अलग है, लेकिन इसे ये नहीं कहा जा सकता कि जनता के बीच में नहीं जाते हैं। जनता के बीच में अगर देखें तो हम अभी बीच में आदिवासी सम्मेलन बड़वानी में हुआ था, उसमें कमलनाथ गए थे। लगातार इस तरीके से प्रयोग होते रहते हैं। वो एक अलग बात है कि रेगुलर जिस तरीके से शिवराज जी रोज जा रहे हैं आम जनता के बीच में, वैसे कमलनाथ नहीं जा पा रहे हैं। इस बात को मैं मान रहा हूँ, लेकिन चुनाव अगर जीतना है तो आम जनता के साथ कनेक्टिविटी बहुत जरूरी रहेगी। बार बार ये कहा जाता है कि ट्वीट तक ही सीमित है, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो ट्वीट करके इतिश्री कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये माना जा रहा है कि बार बार जनता के बीच जाना जितना जरूरी है उतना ही सोशल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए भी आप युवा से कनेक्ट हो सकते हैं, जनता से कनेक्ट हो सकते हैं? अगर कांग्रेस इस पर अपना दांव आजमाती है तो उसे कोई कामयाबी मिल सकती है? नहीं, दोनों पक्षों के साथ एक जैसी बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं। कोई किसी का कम उपयोग कर रहा है, कोई ज्यादा उपयोग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक कैडर बहुत बड़ा है जिसका सोशल मीडिया पर एक्टिवेशन बहुत ज्यादा दिखाई देता है, कांग्रेस का कम दिखाई देता है। लेकिन अगर हम यही बात करें तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो आक्रामक दिखाई देता है, भाजपा का प्रो गवर्नमेंट को लेकर के चलता है। तो ये आने वाली प्रक्रियाएं कैसी रहेंगी, क्या रहेगी? कमलनाथ जनता के बीच में कम जाना पसंद कर पाते हैं, शिवराज लगातार जनता के बीच में रहना चाहते हैं। तो लगातार कार्यकर्ता, नेता और सोशल मीडिया, तीनों चीजों का जब बराबर समन्वय होगा तभी चुनाव जीतने की स्थिति बन पाएगी।
नहीं तो कांग्रेस के जो परिणाम पिछली बार रहे हैं वैसे के वैसे परिणाम आने वाले दिनों में हमें देखने मिलेंगे। चलिए 23 की बात अभी दूर है, लेकिन उससे पहले उपचुनाव है। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उमेश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि नेता इधर से उधर नहीं होंगे, बल्कि हमारी तैयारी बहुत पुख्ता है आने वाले चुनावों के लिए। नहीं, हमारी तो शुभकामना है। प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहिए। बगैर पुख्ता तैयारी के तो राजनीति की नहीं जा सकती है। तो कांग्रेस के मित्रों को इसके लिए तो साधुवाद देंगे, पर मुझे लगता है कि जो तैयारी पुख्ता है ये केवल सोशल मीडिया तक है। आप देखिए कि कांग्रेस के जितने नेता हैं केवल ट्विटर पर खेल रहे हैं। एक ट्विटर का जलकुंड उन्होंने खोद लिया है, उस जलकुंड के आसपास इधर से उधर दौड़ते हैं। सुबह से शाम तक मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि कांग्रेस मैदान में कम है, पर ट्विटर पर कांग्रेस की उछल कूद लगातार जारी रहती है। अगर वो इसी को पुख्ता तैयारी मानते हैं तो ये पुख्ता तैयारी हमारे को तो आशान्वित करने वाली है। इस पुख्ता तैयारी से मुझे लग रहा है कि हमको संतोष प्राप्त होता है। अगर इसी प्रकार की पुख्ता तैयारियों के साथ वे जुटे रहेंगे, और जो गौरव भाई कह रहे थे वो वास्तव में सच यही है कि माननीय कमलनाथ जी जो है, आप कठिनाई ये है हालांकि कमान की कि वो नौजवानों को, नई पीढ़ी को आगे नहीं आने दे रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक उम्र तय कर ली है कि जितने भी नेता बैठाए जाएंगे वो नौजवानों के माथे पे 70 साल के ऊपर बैठाए जाएंगे। आप देख लीजिए कि वहाँ राजस्थान में पायलट जी के साथ जो हो रहा है, कोई मध्य प्रदेश के नौजवान नेताओं के साथ हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की पसंद ऐसी होती है। मोतीलाल वोरा जी तो खैर अब रहे नहीं, मोतीलाल वोरा जी, कमलनाथ जी और वहाँ पर अशोक गहलोत जी, तो ये जो उम्रदराज नेता हो चुके हैं जिनको अब मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, वो सत्ता की लालसा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और नौजवान पूछ लेती हूँ योगेश जी, इसका क्या जवाब देना चाहते हैं? योगेश जी, देखिए, कांग्रेस में यदि कोई वरिष्ठ नेता है तो उसकी अपनी एक तपस्या है, उसका एक जीवन का योगदान है। हम भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रेरणा नहीं चाहते हैं कि हम किसी को लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी नहीं बना देना चाहते हैं। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं का एक सम्मान है, एक ओहदा है, और वो स्वयं भी, चाहे मोतीलाल जी वोरा हो, चाहे हमारे AK एंटोनी, जितने भी वरिष्ठ नेता रहे, वे जब भी उम्र दराज हुए हैं उन्होंने एक मार्गदर्शक के रूप में कांग्रेस में कार्य किया है और नई पीढ़ी को हमेशा बढ़ाया है। नवपोध में जितना कांग्रेस ने बढ़ाया है, अभी हमारी आदिवासी लीडरशिप, पिछड़ा वर्ग की लीडरशिप कांग्रेस में मध्य प्रदेश में जिस जांबाज तरीके से आई है, उसके परिणाम आना तो बाकी है। और उमेश जी जो कह रहे हैं कि हम ट्विटर पर हैं, तो पता लगा लीजिए कि कौन कितना फील्ड में। अभी गौरव भाई चतुर्वेदी जी ने जो कहा, जानते हैं कि आदिवासी सम्मेलन हमारा बड़वानी में कितना सफल हुआ था। तो ये अपने अपनी अवधारणाएं रहती है, अपने अपने कयास रहते हैं। देखिए, कयास को तो आपने नकार दिया योगेश जी, लेकिन कयास तो लगाए जा रहे हैं क्योंकि उपचुनाव के ठीक पहले ये मुलाकात हुई है। नाराजगी की बात अक्सर खबरों में रहती है, और अगर देखें तो रैगांव सीट पर अजय सिंह का खासा प्रभाव भी है। बावजूद उसके कि आपको लग रहा है कि इस मुलाकात में वाकई कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर बात की जाए? कुछ भी नाज़रीन जी ऐसा नहीं है, ये बुनी गई काल्पनिक परिकल्पना है। ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य स्थितियां है, जन्मदिन मनाते हैं, सब मिलते हैं आपस में, और ये एक हमारा सामाजिक शिष्टाचार होता है। सबका मिलना जुलना कुछ माने नहीं रखता। और इस तरीके की जो भी काल्पनिक बुनियादी बुना जाता है काल्पनिक बातों को लेकर, तो इनका अवधारणाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है कि जब रिजल्ट आते हैं। एक मंच पर भी बहुत जल्दी देख लीजिएगा हम सबको, फिर आप ये बता दीजिएगा कि कांग्रेस में एकता है, और है ही एकता कांग्रेस में, तो क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए गौरव सर, आपका भी शुक्रिया। तो भले ही मुलाकात पर सस्पेंस हो, लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ खास नजर नहीं आता है। मुलाकात हुई है, बात हुई है, इसे सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कुछ निकलकर सामने आता है तो तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।